होगा। मेरे साथ बात कर रहे हैं मोदी सरकार का 1 साल और मोदी सरकार की वार्षिक रिपोर्ट और उसी के साथ विपक्ष का क्या रहा अहम रोल इस पूरे 1 साल में। कुछ खास मेहमान हैं चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे 1 साल के काम की पूरी कारगुजारी। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज भाषण दिया, उनके भाषण ने क्या संकेत दिए, क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए। जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न के क्या मायने, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, अच्छे दिन व्यवस्था देख मलाल आया, अच्छे दिन जब सोचा तो जहन में एक सवाल आया, अच्छे दिन अच्छे दिन वाह। आखिर अच्छे दिन कब आने वाले हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। फिर कब तक और करें इंतजार? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। एक ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। साल हुआ गजब कमाल हुआ, सपने छूट गए, अपने टूट गए। न बदली सूरत न बदली सीरत, नियत आज भी मुंह चिढ़ा रही है, अच्छे दिनों की कड़वी याद दिला रही है। 1 साल बीत गया वो अपना कल जो याद दिलाता था अपनों की, महंगाई कम होने वाले सपनों की। 1 साल बीत गया वो 1 साल। अब तो वो वादा भी गजीदा लगता है, फसाने फरेब लगते हैं, सपने झूठे लगते हैं। 1 साल में बहुत कुछ बदला है, सच को देखा है, हकीकत को महसूस किया है, हक को खोते देखा है, अपनों को रोते देखा है। 1 साल बीत गया वो 1 साल। वादे गुमगश्ता हो गए, सरकार अजीब हो गई, लेकिन देश की आवाम आज भी भटक रही उस बाजार की तलाश में जहां बिकते हैं अच्छे दिनों के सपने। आवाम अत्फ नहीं चाहती दया उनसे जो उसे याद भी नहीं रखते। राजनीति के फसानों में गुलबदन वादों को फरेब का मुखौटा तो पहना दिया जाता है, लेकिन गुमराह जनता होती है। सूखे पड़े नलकों में रियाया की आंखों का पानी दिखता है, गरीबी की छत के नीचे नेताओं का छल दिखता है। बस चुका है रंग के खून में राजनीति का वो डंक जो व्यवस्था में फरेब के किसानों की याद दिलाता है। 16 मई को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में क्या पाया और क्या खोया, ये जनता से भला बेहतर कौन जानता होगा। 1 साल पहले वादों के झूठे अब्र से सपनों की बरसात तो हुई, लेकिन उस बरसात की छींटों ने अच्छे दिन के वादे को मैला कर दिया। समयानुकूल परिवर्तन के साथ मैं मित्रों काल बाह्य चीजों को छोड़ने का पक्षकार हूं, मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं। सही नहीं होगा इंसाफ के तराजू पर मोदी सरकार को अभी तोलना, लेकिन मजबूरी है, हकीकत को देखकर सच तो बोलना ही है। आंकड़ों के आईने से अगर मोदी सरकार की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण करें
तो मई 2014 में 8.25% थी। वहीं अप्रैल 2015 में महंगाई दर घटकर 4.87% हो गए। मई 2014 में महंगाई दर 6% थी। अप्रैल 2015 में -2.65% दर हो गई। वहीं मई 2014 में खाद्य महंगाई दर 8.74% थी। मार्च 2015 में घटकर 5.73% हो गई। यह हकीकत सरकारी है, लेकिन असल में ऐसा है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी जरूरी खाने पीने की चीजें बाजार में महंगी है। मई 2014 में अरहर की दाल 75 रुपए किलो थी। वहीं मई 2015 में 110 रुपए किलो हो गई। मई 2014 में उड़द की दाल 71 रुपए किलो थी। वहीं मई 2015 में 104 रुपए किलो हो गई। मई 2014 में चना 51 रुपए किलो था। मई 2015 में 62 रुपए किलो हो गया। मई 2014 में प्याज 21 रुपए किलो था, तो मई 2015 में 30 रुपए किलो हो गया। मई 2014 में टमाटर 75 रुपए किलो था। मई 2015 में 50 रुपए किलो हो गया। मई 2014 में आलू 30 रुपए किलो था। मई 2015 में 12 रुपए किलो हो गया। मई 2014 में चीनी 24 रुपए किलो थी। मई 2015 में 33 रुपए किलो हो गई। मई 2014 में आटा 26 रुपए किलो बिकता था। वहीं मई 2015 में 21 रुपए किलो हो गया। मई 2014 में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था। मई 2015 में पेट्रोल 66 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया। मई 2014 में कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था। वहीं मई 2015 में 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था। मई 2015 में कच्चा तेल $63 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल 66 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। मई 2014 में 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर डीजल था। मई 2015 में 52 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया। ये आंकड़े अब तक के कामकाज की तस्वीरों को पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, चीख रहे हैं कि नहीं आए अच्छे दिन, नहीं आए अच्छे दिन। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अच्छे दिन आए हैं और एक साल का वार्षिक रिपोर्ट क्या कहता है। लेकिन एक साल बनाम 10 साल, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। बहरहाल फिर भी एक साल में जो वायदे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, जाहिर तौर पर वो चर्चा का विषय जरूर है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अनंतराम जी, खजांजी हैं कांग्रेस से, डीसी यादव है बीजेपी से, दलबीर धनखड़ है इनेलो से। आप सभी का स्वागत है। और सांसद धर्मवीर सिंह भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त, एमपी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। आपका भी स्वागत है धर्मवीर जी। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी धर्मवीर जी, और जानना चाहूंगी क्योंकि आप सांसद हैं बीजेपी के, एक साल इसको किस तरह से देखते हैं? मोदी सरकार का एक साल क्या कहता है आपकी नजर से ये पूरे एक साल का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि एक साल आपको भी बतौर सांसद बने हुए हो गया, क्या कहना है? बिल्कुल, देखो इसमें दो राय नहीं कि हमारा जीवन स्तर, देश का, प्रदेश के जो आम भावना थी लोगों की, वो धीरे धीरे बड़े बड़े घोटालों की वजह से हमारी साख गिरती जा रही थी। इस एक साल में हर जगह आप कहीं जाके पूछें, कोई बड़ा छोटा कोई घोटाला केंद्र या प्रदेश स्तर पर नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो एक पुराना सिस्टम खराब हो चुका था धीरे धीरे वो अब लाइन पर आना शुरू हो गया। इस देश में जो बाहर का कोई उद्योगपति एफडीआई के माध्यम से कोई अपना धंधा यहाँ नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि चाहे वो कानून व्यवस्था की बात थी, उनको लगता था कि यहाँ पैसा लगाओगे तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब लोगों को ये जमना शुरू हो गया कि अगर हम हिंदुस्तान में पैसा लगाएंगे तो हम सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं दो पैसा भी कमाएंगे और ग्रोथ भी बढ़ाएंगे। ये एक नई बात हुई है। अगर ईमानदारी से सोचो, मिली जुली सरकारें अगर इसी प्रकार चलती तो छोटी छोटी पार्टियां उसका नाजायज फायदा उठाती। आज बहुमत की सरकार है,
लगना लगा है दुनिया के दूसरे देशों में भी बड़े बड़े उद्योगपति या एनआरआई को कि अगर हम हिंदुस्तान में कोई कारोबार करेंगे तो हिंदुस्तान सुरक्षित है। धर्मवीर जी बने रहिए। आती हूँ दलवीर। अच्छा चलिए आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। कहिए धर्मवीर जी नमस्कार। बड़े भाई कहिए। नंबर 1 नवजोत जी, धर्मवीर जी ने एक बात कही, विदेशी लोग पैसा लगाएंगे, 2 पैसा वो भी कमाएंगे, 2 पैसा हमारे भी आएगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। वो स्वदेशी का जो नारा था वो आज कहाँ चला गया, वो धर्मवीर जी से एक पूछने का विषय है। मेक इन इंडिया नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी बातें पेट्रोल डीजल की धर्मवीर जी ने बात ही नहीं करी। कांग्रेस में थे जब भी तेल बढ़ता रहा तो कांग्रेस का फेवर करना ही करना था, क्यों वहां के विधायक रहे हैं, ये लंबे विधायक कांग्रेस में रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो भी बड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, हुड्डा साहब की पीठ थपथपाई। आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बिल लेने जा रही है, ऐसी क्या मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की? नंबर 1। नंबर 2, जो एक और गलत बात वो बोल गए, शायद इनको पता नहीं इनकी भी मिलीजुली सरकार है, भले बहुमत आ गया हो, मिलीजुली सरकार है। जगह जगह पे इन्होंने, यहाँ तो हरियाणा में तो कुलदीप बिश्नोई जी से आपको ध्यान होगा, लोकसभा में इन्होंने समझौता किया था। ये क्यों भूल जाते हैं इनकी भी मिलीजुली सरकार है? इतना घमंड तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं जिस तरह कह गए। ये आज की सरकार ऐसी सरकार है जो हमारी अकेली आई हुई है, अकेली नहीं आई है। अच्छा, ये मिलीजुली सरकार। खजान जी आपका क्या कहना है? देखिए, 1 साल और पूरी भारत की जो जनता है उसका बुरा हाल, जिस तरीके से ये साल दुख में बीता है जनता का। दालों में 64% की महंगाई है। आज मैं दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहा था, सुबह उन्होंने कंपैरिजन किया था, हर एक में मिलाकर उन्होंने 64% की महंगाई पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा दिखाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा साल में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो का एक भी वादा लागू नहीं किया। 1 रुपये किलो इन्होंने अनाज देना था, वो ये भूल गए। भूमि अधिग्रहण कानून 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ था, और जैसे ही इन्होंने सत्ता हासिल की, सबसे पहले इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों एकड़ भूमि को कब्जाने का, हड़पने का, पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ करने का एक बहुत बड़ा अपने आप को बेनकाब कर दिया। जो भारत का किसान आज पूरी जो सड़कों पर आया हुआ है, और किसान आया हुआ है, कोई पार्टी नहीं आई हुई है, पार्टियां सिर्फ महज अपना रोल अदा कर रही हैं, लेकिन किसान जो है भारत का, वो भूमि अधिग्रहण के जो काला कानून है 2015 को, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा इन्होंने उद्योगों में कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जहां उद्योग धंधों को बढ़ा दिया हो। इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया 1 साल में। एक भी ये मिसाल देते हैं कि भाई कहीं 2000 को, कहीं 1000 को, कहीं 5000 को रोजगार दिया हो। सबसे बड़ी बात यह है, सफाई के नाम पर इन्होंने स्वच्छ भारत का जो अभियान चलाया, उसमें स्वच्छता के नाम पर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है। अगर उसकी जांच हो तो मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला स्वच्छता के नाम पर इन्होंने किया। डीसी यादव जी आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर नंदराम जी के पास आके धर्मवीर जी के पास जाएंगे। हाँ। मेरे भाई खजान सिंह जी ने बात की है किसानों की। किसानों का मामला इतना क्लैरिटी के साथ ये नया कानून आया है, स्पष्टता के साथ इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के नाम पे जमीन पे कब्जा किया जाएगा। बिल्कुल कहीं भी स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खाली बात की जा रही है। गांव के गरीबों के मकान होंगे, गांव में कोई इंडस्ट्री का जो रास्ता बनेगा उसका होगा, सिंचाई का होगा, इन चीजों को लेके एग्जम्प्ट किया गया है। और इन्होंने कुछ चीजें ऐसी थी जो इन्होंने उसके अंदर डाली हुई थी, एग्जम्प्ट की हुई थी, वो चीजें भी इंक्लूड कर दी है नए भूमि अधिग्रहण कानून में। और कोई किसान कहीं भी सड़क के ऊपर नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में और हरियाणा के खासकर एक ही प्रोजेक्ट की जमीन किसान के नाम पे छोड़ी गई है, वो है बाउल का जो प्रोजेक्ट था। किसानों ने विरोध किया उसका अधिग्रहण का, सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर इंक्वायरी करके और उसको रिलीज कर दिया और उस प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लिया। चलिए बोलिए अनंत। नवजोत जी, बड़ी शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पीठ पर थपथपा रही। किसान तो जमीन देना चाहता है, सारे इंडस्ट्रियां हैं। किसान ने कही थी जमीन के भाव बाजार के भाव से हमें दो, हम तो जमीन चाहते हैं। कोई सरकार ले, प्लीज प्लीज। नंबर 1 तो मना कर दिया, नंबर 1 बात सेंटर की हम करे सकते, छोड़ो सेंटर की बात। मेरी एक बच गई, 1 आधी मिनट की बात और बच गई। बुलेट ट्रेन के नाम पाए थे, काले धन के नाम पाए थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के नाम आए थे। धर्मवीर भाई हमारे बैठे हैं, इतने सीनियर नेता है हमारे हरियाणा के, इन बातों को तो एक बार भी नहीं कहा। भूमि में की बात कर रहे, तीसरी बात जमीन के लिए आ रहे हैं। अभी चलेंगे धर्मवीर जी के पास। जी अनंत। देखिए, मैं इन मुद्दों के अलावा 2 बातें और नहीं जोड़ना चाहता हूँ।
एक तो ये जिस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को इतनी जल्द कि तीसरी दफा भी अध्यादेश लाने के लिए तैयार है, 2 दफा फेल करा नहीं सके, जबकि लोकसभा में प्रचंड बहुमत है और दूसरे अनेक राजनीतिक दलों से इस बारे में इन्होंने बातचीत भी की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं। इसके अलावा चीफ विजिलेंस ऑफिसर कमिश्नर लगाना था, आज तक पिछले 5 महीने से वो खाली पड़ा, ये नहीं कर सके। इसी तरह से इन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाना था, वो 6 महीने से खाली पड़ा, आज तक नहीं लगा सके, जबकि इनके पास स्पष्ट बहुमत है, कैबिनेट का डिसीजन लेने की बात है, लेकिन नहीं पा रहा। एक बात मैं और कहना चाहूँ, जो महंगाई की बात चल पड़ी है, एक इसको सब्जी की 2 चीज़ आप आलू की और इसको छोड़ दो, तो आज जो महंगाई बढ़ी है, चाहे दालों की बढ़ी है, वो कई गुना बढ़ी है। और जो ये कहा जा रहा है, ठीक कह रहे हैं कि 1 रुपये किलो अनाज की इन्होंने बात की थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आज वही 1 रुपया छोड़ो, आज भी आम व्यक्ति को 16 रुपये किलो आटा मिल रहा है। तो ये स्थिति, ये जो इसके बाद है, जबकि इनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। राजनीतिक बात ये है कि किसी छोटे राजनीतिक दल का इनको सहारे लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप इस 1 साल की पूरी रिपोर्ट नहीं, मैं इसमें इसको 20% नंबर ही दूंगा। उसका कारण ये है कि एक इनका पक्ष मैं इसलिए दूंगा कि इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का अभी तक आरोप नहीं लगा। ये मैं इनके पक्ष में कहता हूँ। हाँ, धर्मवीर जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सुना कि कुछ लोगों ने यहाँ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जहाँ पर हम महंगाई की बात कर रहे हैं, एक आम इंसान में साथियों ने ज्यादा तो हाँ कई ऐसा है। हाँ ऐसा है, इनका ज्यादा फोकस रहा भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर। सभी साथियों ने इस बात को ज्यादा जोर से उठाया है। हकीकत में हम केवल अमेंडमेंट लेके आए हैं, हम नया अध्यादेश नहीं लेके आए। भूमि अधिग्रहण का नया अध्यादेश नहीं है ये केवल अमेंडमेंट है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में 4 गुना लैंड की कीमत मिलेगी, ये उन स्टेटों के ऊपर भी छोड़ दिया। जो स्टेट लेना चाहती हैं वो ले, नहीं लेना चाहती मत ले। नंबर 1 अमेंडमेंट जो किया वो ये किया कि जिस किसान की जमीन जाएगी उसको नौकरी देनी पड़ेगी, मैंडेटरी कर दिया, जो पहले बिल में नहीं था। केवल हमने 2 चीजों के ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन है जिसको अमेंड किया गया है। एक तो 80% कंसेंट। ईमानदारी से बताओ, कोई रेल, कोई रक्षा से संबंधित, कोई नहर से संबंधित, कोई सड़क से संबंधित, अगर 80% कंसेंट हो तो हर आदमी ये तो कहेगा मेरे गांव में सड़क आए, हमें नहर मिले, लेकिन यूं कहेंगे कि मेरी जमीन में से नहीं आना चाहिए, मेरी जमीन बचाओ। धर्मवीर जी, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप कर पाओगे? धर्मवीर जी, केवल पब्लिक सेक्टर की चीजें, यानी सरकारी संस्थाओं के लिए जमीन एक्वायर की जाएगी, दूसरे प्राइवेट पब्लिक के लिए नहीं होगी। धर्मवीर जी, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा, जहाँ रेलवे आप लेके जाओगे, नहर लेके आओगे, हाईवे लेके आओगे, 1 किलोमीटर लेफ्ट और 1 किलोमीटर राइट, वो जमीन भूमि अधिग्रहण के तहत मानी जाएगी। वो जमीन क्यों काला कानून इस तरह का है, जो 1 किलोमीटर लेफ्ट 1 किलोमीटर राइट, वो आज तक किसी के समझ में नहीं आया, किसी पॉलिटिकल दल के समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी इसको वेरीफाई नहीं कर पाई। धर्मवीर जी, रेलवे लाइन, तो आप रेलवे लाइन एक्वायर कर रहे हो या 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर एक्वायर कर रहे हो, ये तो पूछना चाह रही भारत की जनता। 1 किलोमीटर इधर लेफ्ट 1 किलोमीटर राइट एक्वायर करना चाहते हैं, रेलवे लाइन एक्वायर करना चाहते हो। ऑब्जेक्शन अब तक भी ये खड़ा हुआ है नवजोत जी, आज भी खड़े। मैं बताता हूँ हाँ जी। अरे महाराज, मुझे एक सेक्शन 4 का नोटिस दिखाओ जहां आप कहते हो हर रेलवे लाइन या हर रोड पर नहीं होगा। वो केवल और केवल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिस प्रदेश में बनना है केवल वहां कर सकते हो। धर्मवीर जी, 1 महीना बनाम 1 साल, 60 साल कांग्रेस को 60 साल कांग्रेस को 5 साल 60 महीने मोदी जी ने कही थी मेरे को, उस हिसाब से आपके 5 साल पूरे हो चुके। पर रोजाना 12 किलोमीटर हम रोड हाईवे बनाएंगे, आज तक कोई रिजल्ट आपका नहीं है। काला धन आपका आया नहीं है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लगी नहीं है। भूमि अधिग्रहण की जहां तक बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में आपने अच्छी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पीठ थपथपाई थी। अगर इससे अच्छा कानून नहीं हो सकता। एक बार भूमि अधिग्रहण बिल को सुनो। जी सर। आज भी कहता हूं भूमि अधिग्रहण से बिल से अच्छा कानून नहीं हो सकता। बावड़ की जमीन हमने
छोड़ दी तो वहाँ के किसान अब सरकार को कहते हैं, हाईकोर्ट चले गए, केवल हमने दुगना रेट दे दो, हमें 4 गुना नहीं चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ होना चाहिए। सर अब वहाँ किसान सरकार से फेल जाके हुई पूछो। है, कासनी जी को आपने इसलिए नंबर बदला था, दो। हमने कैलकुलेशन गलत लगा दी, वहाँ भी आप फेल हुए हो। मुझे लगता है कि इससे भी आगे थोड़ा सा हमें जाना चाहिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। खजान जी, जब हम एक साल हम सरकार का देखते हैं तो विपक्ष का भी एक साल हमें देखना होगा। विपक्ष में आपको लगता है कि विपक्ष कंसोलिडेट हो पाया, कांग्रेस अपनी वो भूमिका निभा पाई? देखिए, एक साल में विपक्ष ने जो काम किया है उससे तो सरकार का जनाधार बिल्कुल खिसक है। और अगर आज चुनाव हो जाए तो ये 50 से भी कम एमपी रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, अभी भाई धर्मवीर जी हमारे एमपी साहब पूछ रहे थे, भूमि अधिग्रहण के काले कानून का शिकार एक गांव हो गया यहाँ गुड़गांव में, जिसमें 1200 लोग पिछड़ी जाति के रहते हैं। उस गांव को पहले तोड़ दिया गया और उस गांव के लोगों का ही नहीं पता, 50-40 जेल में बंद हैं, बाकी का पता नहीं कहाँ है। और माननीय हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और उसके बावजूद भी इन्होंने, आपकी सरकार ने यहाँ उनके साथ जो जातियां किए हैं वो जेल में डाला हुआ है महिलाओं को, और झूठे मुकदमे बना दिए हम लोगों जैसों पर, जो वहां जाकर ये बताते थे ये भूमि अधिग्रहण नहीं है, ये भूमि अधिग्रहण है। उसके बाद भी नहीं माने और उसका दुरुपयोग करके पूरे गांव को उजाड़ दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि एक साल में जो अत्याचार अन्याय हुए हैं और जो विपक्ष ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, धर्मवीर जी से बात करें, विपक्ष ने सारे ने, आपसे नहीं, धर्मवीर जी से बात करें। विपक्ष ने, एक मिनट, विपक्ष ने जिस तरीके से लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति के रेजिडेंस तक जिस तरीके से विपक्ष ने लामबंद होकर इस भूमि अधिग्रहण के काले कानून का विरोध किया और पूरा देश का किसान विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट है। मैं समझता हूं एक सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए जी, ये जो गुड़गांव की बात कर रहे हैं खजान सिंह जी, ये सारी व्यवस्था, सारी प्लानिंग और सारे जो जितने कानून लगाए गए थे, जितने भूमि अधिग्रहण के ये लगाए गए थे सेक्शन, वो सारे कांग्रेस के लगाए हुए, आपके लगाए हुए, आपके लगाए हुए, आपके लगाए हुए, आपके लगाए। एक मिनट सुन तो लीजिए ना, आपने पावर में रहते इस प्लानिंग को ठीक क्यों नहीं करवाया? नहीं, आपने इस प्लानिंग को ठीक क्यों नहीं कराया पावर में रहते हुए? नहीं, सारी प्लानिंग आपकी की हुई है, सारी प्लानिंग आपकी की हुई है। इस प्लानिंग को आप ठीक क्यों नहीं करवा पाए? आपने प्लानिंग ठीक क्यों नहीं करवाई? आपने गाँव के ऊपर, प्लीज यहाँ हम बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। प्लानिंग ठीक करवानी चाहिए पावर में रहते हुए। बड़े मुद्दे पर बात कर प्लानिंग आपकी थी, प्लानिंग आपकी थी। धर्मवीर जी बड़े भाई मेरे, नवजोत जी, मोदी जी चुनाव में आए थे हरियाणा में, 2 बातें उन्होंने खास तौर पे बोली थी। एक तो मेरे पर हरियाणा का कर्ज है, वो आज तक कर्ज तो चुकाया नहीं, हमने विशेष पैकेज मांगे था, हमारी सरकार ने नहीं मिला। नंबर 2, एक बात और उन्होंने कही थी, कोई भी गलत काम हो तो मेरे पास आ खड़े हो जाना, मैं लंबा कर दूंगा सरकार को। मैं भाई धर्मवीर को कहना चाहूंगा, क्यों नहीं मोदी जी को कहते, क्यों नहीं मोदी जी को कहते? क्या 2000 रुपये पेंशन हो गई? क्या बेरोजगार? बड़ी बातों की तरफ मैं राष्ट्रीय स्तर की 3-4 बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक तो कॉलेजियम के स्थान पर इन्होंने जो आयोग बनाना था जजों की नियुक्ति के लिए, उनकी ट्रांसफर के लिए, आज तक उसमें कोई जज आने के लिए तैयार नहीं। जिसको भी ऑफर की गई उसका नियुक्ति के लिए, उसने मना कर दिया। ये एक विफलता मैं कहूँगा। इसी प्रकार से मैंने जैसे पहले कहा, CVC जिसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, उसकी नियुक्ति नहीं हुई पिछले 6 महीने। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं पाई, अब भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, बहुत नाम आए, और अभी कैबिनेट मीटिंग हुई परसों और उसमें कह दिया कि नहीं, हम इस पर निर्णय नहीं ले सके। इसके अलावा एक बड़ी बात, इसी तरह गवर्नरों की नियुक्ति, आज भी 6 ऐसी राज्य हैं जिनके गवर्नरों को चार्ज दे रखे हैं दूसरों। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं अनंत राम जी, क्योंकि जो आम इंसान की जिंदगी से सीधी जुड़ी है वो है महंगाई, क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई 2 बहुत बड़े मुद्दे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी नहीं मैडम, मैं इसलिए आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, प्रशासकीय है और मतलब नहीं प्रशासन और नेशनल स्तर के मुद्दे, ये छोटी बात नहीं है कि जब इनको कौन रोक रहा है, भाई लगा दो गवर्नर, इनको कौन रोक रहा है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर लगा दो। अच्छा नहीं, एक हाँ आप भी पूछो कि अगर महंगाई और भ्रष्टाचार, आपने कहा ठीक है, बहुत कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के ये क्लीन चिट जा रही है, ठीक है, लेकिन जहां पर महंगाई की बात आती है, महंगाई की मार पहले भी जनता झेल रही थी, महंगाई की मार आज भी झेल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बढ़े हैं, यकीनन वो एक बोझ बढ़ा है आम इंसान की जिंदगी पर। उसके बारे में अच्छे दिनों की बात जो हम कर रहे हैं वो
कहा। मैं आम आदमी के लिए जो अच्छे दिनों का वादा किया था, निश्चित रूप से आदमी आज हताश हो चुका है। इनके अपने सर्वे बताते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी 20% घटी है। इनके अपने सर्वे, मैं दूसरी पार्टियों के नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने जो सर्वे करवाए अपने लेवल पर कि क्या हम 1 साल के बाद कहाँ खड़े हैं। आज आपने भी सुना होगा, मथुरा से बोल रहे थे वो अपने, उन्होंने भी कहा उन जनधन के मुद्दे को उन्होंने उठाया, पेंशन के मुद्दे को उठाया, किसानों को जो पेंशन मिलेगी उसको मुद्दे को उठाया, अभी 12 रुपये में पेंशन हो जाएगी, उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन ये सब वायदे हैं भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप इसी की बात को ले लो, फॉरेन इन्वेस्ट FDI जिसको कहते हो, कितना लेके आए पूंजी निवेश इंडिया में, कितना पूंजी, और उसी से रोजगार मिलना था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्शन में कि नौजवानों को रोजगार मिल दिया जाएगा, हर हाथ को काम दिया जाएगा, लेकिन कितना के पूंजी निवेश जुटाने में हुए। धर्मवीर जी क्या कहना चाहेंगे जो पॉइंट्स यहाँ पर प्रोफेसर अनंतराम ने उठाए? ऐसा है, मैं 4-5 बातें अगर बीच में हमारे पुराने साथी ना बोले तो जी। नंबर 1, FDI के माध्यम से आज ही प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 8,000 के आगे इसी साल में हमें 25,000 करोड़ रुपया मिला है। यानी 8,000 करोड़ की तुलना में 25,000 करोड़ रुपया पिछले साल की तुलना में। नंबर 2, ये भाई खजान सिंह एक बात कर रहा था, गुड़गांव का कोई मैटर उठाया उन्होंने। ईमानदारी से देखोगे तो जो सरकारी जमीन है, B&R की है, रेलवे की है, हुड्डा अथॉरिटी की जमीन है, देश और प्रदेश में एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। और जिस जमीन का इन्होंने जिक्र किया उसकी मलकियत हुड्डा अथॉरिटी की बहुत साल पहले एक्वायर की थी। अगर हुड्डा की अथॉरिटी पर लोग धक्के से कोई बैठ जाएगा तो फर्ज बनता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कि उसको खाली कराए। मुझे नहीं लगता कि इतनी सीरियस बात है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप सड़क के चारों तरफ देखोगे वहाँ लोग बैठ जाए, पूरा 100-150 साल पुराना गाँव है, बेल्ट वहाँ बैठ 100 जाए। साल पुराना गाँव बसा हुआ है। आप वेरीफाई करवाइए, 100 साल पुराना गाँव बसा हुआ है। गाँव के गाँव को तोड़ दिया, पूरे गांव को तोड़ दिया। पिछड़ी जाति का गांव है कश्यप का, और बनी बिना अधिग्रहण की हुई जमीन को तोड़ दिया। बिना अधिग्रहण की हुई जमीन को कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्डरों को फायदा, क्रिमिनल हाउस टैक्स पास कर दिया, आग लगा दी मकानों में। आप जो है फिर भी उनकी फिर स्टे क्यों मिल गया? इनसे मलकियत मांग लो, इनसे मलकियत मांगो। ये रहे मेरे पास खजान सिंह जी से ये पूछो कि ये जमीन की मलकियत इनकी है क्या? ये कागज रहे सारे मेरे पास अथॉरिटी की है या इनके जरा पूछ के सारे कागज मेरे पास हैं। उनकी, उन आदमियों की है जो वहाँ बसे हुए हैं 100-150 साल से, 100-150 साल से बसे हुए झीमर कश्यप जाति के। और पूरे इलाके में आके पूछ लो, सारे इलाके को इकट्ठा करके पूछ लो, 200-250 घर बसे हुए हैं, सबको भगा दिया, पता नहीं कहाँ है, 50 को जेल में डाला हुआ है। और उनकी अपने बसे हुए मकान बसे हुए हैं। जरूरत नहीं, मैं भी तो 1 साल पहले तेरे पास ही था यार। अरे आके देख लो भाई साहब, जब आके देखो तो सही। मैं 1 साल पहले खजान सिंह, मैं भी तेरे साथ कांग्रेस पार्टी में था, यहीं था। आप आकर देखो MP साहब देखो आगे। चलिए धर्मवीर जी, हाँ ना, मैं इस पे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि फिर आपके समय में नहीं टूटे ही। किसान की बात के 1 मिनट, एक किसान की बात कहे हमारे सारे साथी। हाँ। लोकपाल कहाँ गया MP साहब? लोकपाल भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, लोकपाल कहाँ है? लोकपाल क्या एक साल में उत्पादन किसान नहीं करता? क्या चना का उत्पादन किसान नहीं करता? क्या सरसों का उत्पादन किसान नहीं करता? टमाटर और प्याज कौन बोता है? इन्होंने केवल कुछ चीजों की महंगाई की बात तो कर ली। अरे पिछले बहुत साल से किसान का चने का रेट नहीं, सरसों का रेट नहीं, ग्वार गम का रेट नहीं, कपास का रेट नहीं। अगर किसान की छोटी सी चीज का रेट बढ़ जाता है तो मुझे नहीं लगता ये कुछ एक लोग उस बात को ज्यादा चलाते। किसान की भी सोचो भैया, किसान। हाँ चौधरी धर्मवीर जी, किसान की तो आपने नहीं सोची। 50 रुपए कुल बोनस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लेटर लिखा था बोनस बढ़वाएंगे, आज तक जवाब नहीं आया। 2100 रुपए की मांग ओम प्रकाश धनखड़ ने पिछले साल विपक्ष में, आप तो कांग्रेस में पावर में थे। चना महंगा हो गया, आप कह रहे थे आपने आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा। आलू तो नहीं, आलू तो सस्ता हो गया सर। आलू तो सस्ता हो गया, हमने महंगा नहीं कहा। टमाटर भी सस्ता गया हमने। आलू तो सस्ता 13 रुपए का आ गया। अगर किसान का भी हो जाएगा तो क्या बुराई होगी? करो पुनी जी, महंगा करो ना किसान का। हम तो कह रहे हैं महंगा करो। 2100 रुपए की मांग थी, 1 रुपया लगाओ, 1.5 किसान को फायदा मिल जाएगा तो किसान की 50 किसानों ने आत्महत्या की, आपने कोई मुआवजा दिया? चौधरी हुकुम सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री, परिवार का सवाल है। हम परिवार को सब्सिडाइज तौर पर हम गेहूं वो का आटा देते हैं, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं। अच्छा एक मिनट धर्मवीर जी, 1 साल को
देखते हैं, क्योंकि आप भी सांसद हैं, आप इस एक साल को अगर एक लाइन में जानना चाहूं तो आप कैसे देखते हैं? क्या जो नारा था अच्छे दिन आ गए, आप वो कहते हैं कि यकीनन अच्छे दिन आ गए हैं? नवजोत जी नवजोत जी एक आरोप और लगा कि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पीठ थपथपाते थे। आज वो एक भला आदमी है, मैं आज भी उतनी ही कदर करता हूँ जितनी पहले करता था। राजनीति में उनकी पार्टी की अलग से पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सोच है, इसलिए सोच का फर्क है। इस प्रकार की बातें पता नहीं क्यों कहना चाहते थे। जहां तक नंबर का सवाल है, अच्छे दिन तो धर्मवीर जी आपके भी नहीं आए हैं, सिर्फ 3 आदमियों का अच्छे दिन आए हैं। धर्मवीर जी किसी प्रकार से अच्छे दिन तो आपके भी नहीं आए, सिर्फ 3 आदमी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश का एक बात सुनते थे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों आदमी ऊपर आपके मोदी जी और अमित शाह और अरुण जेटली जी हैं, उनके अच्छे दिन है, बाकी किसी का अच्छे दिन नहीं आए। चौधरी धर्मवीर जी काले धन के ऊपर एक भी नहीं है। चौधरी धर्मवीर जी काले धन पे अगर आप कह देते तो चुनावी जुमला है, क्या आप इस पार्टी में आज होते? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली चुनाव में कहा तो चुनावी जुमला था काला धन का, और रिकॉर्डिंग यह है बहन इसके पास, सिद्धू के पास, आप देख सकते हो, चुनावी जुमला बोल दिया। और फिर उस बात से पीछे हटे, मैंने चुनावी जुमला नहीं बोला। तो काले धन की बातें क्या नहीं हुई थी, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? स्वामीनाथन आयोग की पहली कलम से बात नहीं हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? नरेंद्र भाई मोदी, एक मिनट जी सर। देखो, ये तो मानोगे नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल जी आगे पाछे बिल्कुल ना तो न्यू सोचते, ईमानदारी थे, किसी ने लेना देना नहीं, देश और प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है। 100% ईमानदार आदमी, उनका फायदा देश और प्रदेश को मिलेगा। जिसकी सोच राष्ट्र के प्रति या प्रदेश के प्रति हो, हमें उसका फायदा मिलेगा। अब तो तमाम पार्टियों का फर्ज बनता है देश प्रदेश की, एक मिनट मैं भी पूछ लेता हूँ, आगे बढ़ाए। धर्मवीर जी बातें छोड़ दें, धर्मवीर 4 जी साल कम से कम देश को आगे ले जाने के लिए अपने हित छोड़ो और हम आगे बढ़े। धर्मवीर जी, आप मनोहर जी को अच्छा आदमी कह रहे हैं, पटवारियों ने गिरदावरी नहीं की प्रदेश की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कही, जिसको आप अच्छा आदमी अभी कह रहे हो, अब प्रॉपर तरीके से गिरदावरी नहीं हुई। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठीक मानते हो या मनोहर लाल खट्टर को ठीक मानते हो गिरदावरी के ऊपर, जहां किसानों ने आत्महत्या की है? सही बात है। एमपी साहब आपके दिन अच्छा है नहीं आए? आप इतना ज्यादा मुआवजा कभी किसी सरकार ने नहीं दिया जब से हरियाणा बना। इतना भारी नुकसान भी नहीं हुआ। ईमानदारी से धर्मवीर बताओ, जी पिछले 10 साल में इतना पैसा नहीं मिला। धर्मवीर जी, पटवारी ने गड़बड़ कर दी। धर्मवीर जी, इतना नुकसान भी कभी नहीं हुआ इतिहास में, इतिहास में नवजोत जी, इतिहास में इतना नुकसान भी कभी नहीं हुआ। धर्मवीर जी, इस बात को ज्यादा फायदा कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। धर्मवीर जी, इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। जितना क्या आपके अच्छे दिन इतना आए? मुआवजा देने के लिए तत्परता दिखाई, धर्मवीर जी, कटोरा के बहुत जल्दी उठाया। इतना ज्यादा जल्दी किसी सरकार ने जब से हरियाणा बना ना तो मुआवजा दिया और ना ही इस प्रकार की सरकारी खरीद कभी पहले इतनी जल्दी। धर्मवीर जी, इतना नुकसान भी इतिहास में पहली बार हुआ है। देखोगे इससे बड़ी आदमी ने बहुत जल्दी मुआवजा दिया और इतना ज्यादा मुआवजा दिया। और गेहूं की खरीद जितनी जल्दी सरकार ने करी, मेरा बात ही दूसरी थी। धर्मवीर जी, कम से कम सही बात है, उसकी सपोर्ट कर दो यार। धर्मवीर जी, इतना भारी नुकसान भी प्रकृति में कभी नहीं हुआ जितना इस साल किसानों को हुआ है। मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। अनंत राम जी, जो धर्मवीर जी ने कहा और जो आप कह रहे हैं, आपने कहा कि सिर्फ 20 पॉइंट में सिर्फ इसलिए देता हूँ नरेंद्र मोदी को कि इस एक साल में कोई घोटाला या भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आई। लेकिन जहां हम अच्छे दिनों की बात करते हैं, क्या वो आज भी एक सपना है, जो बड़ा सपना बिल्कुल बीजेपी ने दिखाया, या वो सपना कुछ हकीकत में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखने ये हम अब इसे ये नहीं कह सकते। आज मैंने मोदी जी को भी पूरी तरह सुना कि हम उस रास्ते पर चल निकले हैं। उन्होंने ये कहा कि चल निकले हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम उस रास्ते पर चल निकले हैं जहां विकास होगा, जहां समृद्धि आएगी, जहां रोजगार मिलेगा। तो आज भी मुझे लगता है कि इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आए वो। तो यकीनन आश्वासनों का दौर आज भी जारी है, लेकिन लोग आश्वासन नहीं, अब
एग्जीक्यूशन चाहते हैं, लोग प्रैक्टिकल उन चीजों को देखना चाहते हैं, उन्हें हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सपने बहुत देख चुके हैं। अब सपने कब पूरा होंगे, ये इंतजार कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जहां इस पूरी रिपोर्ट को 1 साल की को कंक्लूड करेंगे, वहीं हमारी खास मुहिम कि सीएम साहब सुन लो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। 3 दिन 3 रातें, लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ उस इंतजार के खत्म होने का इंतजार है। ये बड़ा सवाल है। जो अच्छे दिनों की हम बातें कर रहे हैं उस पर आपको बताएंगे कि 3 दिन 3 रातें गुजर जाने के बाद आज भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। ये अच्छे दिन तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। किसी की नजर ना लगे, बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना। 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना। BCG 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना। सूजन बुखार है आना, पर इनसे ना घबराना, ये टीके है इसका भगवान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान।
मानवीय अधिकारों की खिल्ली उड़ाने वाले कुछ माननीय एक तलाश में आए थे और मौत का तमाशा बनाकर चले गए। साहब, मेरा छोटा सा बेटा चला गया। पाँच साल का लड़का था, सिर्फ 5 साल। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में हंसता होगा वो यमराज भी जो इंसानी मौत का नसीब लिखता है। रोता होगा वो संविधान भी जिसकी छाती पर बैठकर सियासतदान उसके ही बनाए हुए मौलिक अधिकारों को जब कुचल देते हैं। एक आदमी को ना परिवार में से इनकी जो जरूरत हो साथ नौकरी की जरूरत ठीक। वाह रे वाह राजनीति, तेरा रूप भी छल है, तेरी सोच भी छल है। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा ढोंग है, ये कैसे नेता है, ये कैसी सोच है। माना वादा करके इन्हें निभाना नहीं आता, लेकिन जिंदगी का मजाक वो आज भी बना रहे हैं। आज जब आप मेरे स्टूडियो में आए, मेरे कैबिन में आए, आज भी आपने यही कहा कि मौत का सामान मैं साथ लिए घूमता हूँ और मैं मरना चाहता हूँ। ये पहले शब्द थे जो इन्होंने मेरे कैबिन में आते ही आज कहे। ये है मेरा मौत का सामान, ये आप सब लोग देख सकते हैं। ये मौत का सामान, इसमें जिंदगी भी है, मौत भी है। जिंदगी सरकार के हाथ में है, मौत मेरे हाथ में है। मौत की गली में मौत का तमाशा बनता तो हम इस पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन जब इंसानों की बस्ती में मौत का तमाशा बनाया गया और तमाशे में सीएम साहब खुद शामिल हुए तो सवाल उठाना बनता है। सीएम साहब ने इंसाफ के तराजू पर नौकरी और 2 लाख के मुआवजे को तोल तो दिया, लेकिन सवाल है क्या इन जिंदगियों का कोई मोल नहीं जिन्हें इस व्यवस्था ने मारा है। हरियाणा न्यूज आज एक ऐसे ही मामले से सच का पर्दा उठाएगा। मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ, सुसाइड लास्ट डिसीजन। इस सरकार की मरी हुई कानून व्यवस्था से तंग आकर सुसाइड करना चाहता हूँ। जिस पर्दे के पीछे कलाकारों का लंबा मजमा लगा है, वो कलाकार जो जनता की खाते हैं, लेकिन जनता की जिंदगी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तारीख 20 मार्च साल 2015, वक्त 3:40। पानीपत एलिवेटेड हाईवे पर रोड धर्मशाला के सामने ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वक्त साथ नहीं था, शायद इसलिए अपने ही साथ छोड़ गए। बेझिझक गाड़ी चलाते हैं, नशे में चलाते हैं। और उसके बाद 23 मार्च को आपने एक शब्द और कहा था कि वहां पर इनकी वाइफ बिल्कुल ऑन द स्पॉट मरी नहीं थी, जिंदा थी वो। हाँ। जिंदा थी और लोग कहते हैं खट्टर साहब भगवान ने मार दिया। भगवान ने कहा मारा, तुमने मार दिया ना उसको। अकेले रह गया तो वो शख्स जो आज मर जाना चाहता है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। अपनों को खोने का एहसास आज भी उसके जहन में जिंदा है। खट्टर साहब, मेरा छोटा सा बेटा चला गया। 5 साल का लड़का था, सिर्फ 5 साल। देखो बेटा, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में ये वीडियो 23 मार्च का है। सीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि आश्वासन से सस्ता इस राजनीति में कुछ नहीं। एक आदमी को ना परिवार में से इनकी जो जरूरत हो साथ नौकरी की जरूरत ठीक। 2 लाख का मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात कहकर मुख्यमंत्री जी आज अपनी उसी कही बात को भूल गए। मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मिलने नहीं दे रहा, कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। फोन भी किया डीसी साहब को, 10 बार फोन कर दिया है, फोन रिसीव नहीं कर रहे वो। लेकिन हम उस वादे को एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं। इस खेल और व्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो समझ में ये आता है कि आम आदमी अगर मर जाता है तो क्या हुआ, राजनीति तो जिंदा है। नहीं, इस राह पर अगर ये चल रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, इनके मन में ये विचार आया तो इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इनके परिवार के 4 सदस्यों को खोया, उसका दुख पूरे प्रदेश को है। माननीय मुख्यमंत्री को भी उसका दुख था।
माननीय 20 तारीख की घटना थी, 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री गए, उससे पहले हमारे प्रदेश के मंत्री कर्णदेव कंबोज इनके यहाँ गए। वहाँ घोषणा की कि प्रत्येक मृतक को 2 लाख रुपए देंगे और एक इनको सरकारी नौकरी देंगे। मार्च की ये घटना है, मई अभी चल रहा है, सरकारी काम अपने ढंग से होंगे। थोड़ा धैर्य दिलाओ इनको, और इलाज तो पूरा कराएंगे, फिर भी इनको थोड़ा तसल्ली चाहिए। सब लोग मिलकर इनको तसल्ली दो, इनकी मदद करो। बाकी पैसे की चिंता नहीं करना, मदद की चिंता मत करना, ठीक है? कर लें पापा के इलाज की बात कर लें, सब कर लें, ठीक है? एक आदमी को ना परिवार में से इनकी जो जरूरत हो उस हिसाब से नौकरी की जरूरत है। नौकरी के नाम पर दफ्तरों के चक्कर कटवाकर नौकरी देने से ही इनकार कर दिया गया। सरकार ने जो घोषणा की थी तो उसके लिए आया था, कहते हैं कि रैली है यहाँ पर, डीसी साहब मस्त हैं, लेकिन अब उनको इस परिवार के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने वायदा किया था शुक्रवार को, आज ये वायदा भी उन्होंने अपना तोड़ दिया। मुआवजा भी अभी पाइपलाइन में है। फिर सवाल है, जब कुछ करना ही नहीं था तो वाहवाही बटोरने के लिए क्यों सीएम साहब ने इस परिवार के साथ सहानुभूति दिखाई? मैं सरकार से चाहता हूं कि ये अपने झूठे वायदे वापस ले लें, जो उन्होंने अखबार में छापा है, ये देंगे वो देंगे। उनसे गुजारिश है, अगर हेल्प नहीं करनी तो अपनी झूठी खबर वापस ले लें। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसा इसलिए क्योंकि भला 1 साल पहले जो एलिवेटेड पुल बनाया गया वो 1 साल भर बाद ही टूटा फूटा सा क्यों दिखने लगा है? ये मामला गंभीर है, बड़ा भी। ऐसे में उम्मीद सिर्फ सीएम साहब से जुड़ी है, क्योंकि वो कहकर गए थे, इसलिए इंसाफ भी उन्हीं को दिलाना होगा। भरत श्रीवास्तव के साथ रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सवाल उस दिन भी उठाए थे और सवाल आज भी उठा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन 3 रातें गुजर चुकी हैं। आज भी तेज प्रकाश डीसी ऑफिस के सिर्फ चक्कर काट रहे हैं। वहां अमित शाह की रैली है तो डीसी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस रैली की व्यवस्था करने में इतने मसरूफ हैं कि एक आम इंसान की गुहार जो पिछले 2 महीने से वो लगा रहे हैं, उनको सुनने के लिए वहां कोई नहीं है। लगातार हम भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वायदा किया था इस मुहिम में आपके साथ हैं, इंसाफ आपको दिलाएंगे और उस इंसाफ की जंग हम लड़ रहे हैं। ये सभी जो आज मेरे साथ इस पैनल पे बैठे हैं, इनमें से खजांची को छोड़कर डीसी यादव, दलबीर धनखड़, प्रोफेसर अनंतराम, ये भी उस दिन इस चर्चा में शामिल थे जिस दिन तेज प्रकाश स्टूडियो में आकर ये कह रहे थे कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। सामान लेके आया था। ओएसडी टू सीएम जवाहर यादव भी फोन लाइन पर जुड़े। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि सीएमओ का काम तो फौरन जो इलाज का है तुरंत हो जाएगा, उसके बाद मुआवजा इनको जल्द मिल जाएगा, नौकरी मिलने के लिए भले ही कुछ वक्त लगे, लेकिन ना तो सीएमओ को कोई अभी तक हिदायत दी गई है इलाज के लिए, और ना ही अभी तक डीसी से कोई मुलाकात हो पाई है, ना ही किसी ने ऑफिशियली तेज प्रकाश को कांटेक्ट किया है कि उन्हें वो राहत मिले। क्या यही एक आम इंसान के लिए अच्छे दिन है? उसी अच्छे दिनों का जश्न करनाल सीएम सिटी में मनाया जा रहा है। कल महारैली है, लेकिन वहीं एक आम इंसान, सीएम सिटी का ही एक नागरिक आज धक्के खा रहा है और गुहार लगा रहा है कि सुनो सीएम साहब, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आखिर इसका जवाब दे कौन है? बताइए अनंतराम जी, आप थे उस दिन। हाँ बिल्कुल था। 3 दिन 3 रातें, क्या ये इंसाफ है? देखिए, इतनी उदासीनता और इतनी बेरुखी की पराकाष्ठा मैं इसको कहूंगा। इतना बेरुखा उस आदमी की जो अपनी मृत्यु हाथ में लिए फिरता है, जिसके परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिसके घर सीएम ने जाके ये वायदा किया कि मैं तुम्हें इतना इतना जो है कम पर मुआवजा दूंगा, साथ में नौकरी भी दूंगा, और धीर उसकी बंधाई। लेकिन आज 2 महीने से अधिक का समय गुजर गया और उस दिन ओएसडी साहब ने बिल्कुल खुद माना था 2 चीजों के लिए कि एक तो इनको इलाज सरकारी खर्चे पे जरूर होगा और इनको मुआवजा, इनके घर पे इनको आने की जरूरत नहीं, उनके पर्टिकुलर शब्द थे, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनके मैं डीसी से बात करूंगा, नाम भी बताया था डीसी का, गणेशन। ये मैं लगातार जो डीसी हैं उनको फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फोन उठ ही नहीं रहा। डीसी साहब शायद इतने मसरूफ हैं रैली की व्यवस्था करने के लिए कि फोन तो वो क्या उठाएंगे, इसीलिए तेज प्रकाश को भी नहीं मिल रहा है। शुक्रवार काट के चले गए थे डीसी साहब फोन से। जी हाँ, और शुक्रवार को जब वो फोन लाइन पर जुड़े थे तो फोन उन्होंने बीच में ही डिस्कनेक्ट कर दिया था, जब इस केस के बारे में हमने बात की थी।
जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे खजांची? मैं पहले तो तेज प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हाँ। भाई वो कति ये सुसाइड की बात तो मन से निकाल दे। हाँ। और तेज प्रकाश जी से ये बताना चाहूंगा कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हाँ। एक अपराध कर रही है सरकार, चुनी हुई सरकार एक अपराध कर रही है, आपके साथ धोखा कर रही है। आप अपनी फाइट करिए, हम आपकी फाइट में आपके साथ हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी केस बनता है, आपका कंपनसेशन का केस भी बनता है। आप 2 लाख की बात छोड़िए, आपको 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। न्यायालय पर हम सबको विश्वास है, कानून जरूर काम करेगा, देर है अंधेर नहीं है। आप अपने दिल को मजबूत करिए और लड़ने की इच्छा अपनी प्रबल कीजिए और कतई बिल्कुल अपने मन से डीसी यादव जी सुसाइड की जवाब बात दें, निकाल क्योंकि आप भी उस दिन यही नहीं, एक मिनट में इसमें जोड़ना चाहता हूँ। वो अलॉटमेंट का लेटर भी उनके पास है जिसमें कि धनराशि दी गई थी 2 लाख सीएम की तरफ। हाँ, 2 लाख का नहीं, सबको दे रखा था प्रत्येक को। हाँ, तो लेकिन लेटर उसमें भी गलत लिखा हुआ है और हाँ, डीसी ने खुद वो कहा था कि ये allocation भी उसके गलती पास हो गई लेटर है, इसे मैं official करेक्ट करूंगा। डीसी यादव जी क्या कहना है देखिए, आपका? इसमें 2 चीजें आती हैं जी। पहली बात तो इलाज की है, इलाज वो अपनी मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। डीसी यादव जी माफी चाहूंगी, प्लीज उस दिन आप भी नहीं, आज बातों से मत पलटिए। यहीं पे थे हम। रुक जाइए नहीं, प्रकाश जी, रुक हाँ, जाइए उनसे डीसी पूछ यादव, लीजिए। रुक जाइए। हाँ, अब बहुत हो चुका, हद हो गई किसी कोई बात बात की, नहीं, आप पूछ हद हो लीजिए, गई। वो आप ऑनलाइन अपनी बातों से लीजिए, वो सरकार सरकारी मुकर हॉस्पिटल कैसी में- बातें कर रहे हैं? उन्होंने खुद कहा मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आपने जाऊंगा, क्या, वहाँ व्यवस्था रुक ठीक नहीं है। जाइए, क्या वहाँ व्यवस्था ठीक आपने नहीं है। सीएमओ को हाँ, हिदायत दे दी? नहीं, नहीं, आप क्या आपने सीएमओ को हिदायत दे दी? वो अपने पिताजी को लेकर चले जाते हैं डीसी को सुबह। हिदायत है। उनसे पूछ आपने हिदायत दी, मुझे जवाब दीजिए। इधर जहाँ तक बात है, जवाहर यादव जी ने बिल्कुल उसी टाइम बोला है कि मैंने उनको फॉलो अप करूंगा। किसी ने कोई फॉलो अप नहीं किया, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके डीसी बाद- यादव। नहीं, आपने भी एक एक बात मिनट रुक कही जाइए। थी। तेज प्रकाश जी सुन रहे हैं आप मुझे? तेज प्रकाश आप हैं मेरे साथ? जी मैडम, मैं आपके साथ हूँ। तेज प्रकाश जी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी मैडम, मैं आपके साथ ही हूँ, लाइन पे हूँ मैडम। 3 दिन हो गए हैं, 3 रातें गुजर चुकी हैं जब आप मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में थे। क्या किसी ने आपको कोई फोन किया? किसी सरकारी अफसर ने आपको कांटेक्ट किया अभी तक? किसी ने फोन नहीं किया मैडम। शुक्रवार को मेरे को बोला गया था कि आप डीसी ऑफिस में आइए, हाँ भी आपके पास डीसी साहब आएंगे, हेल्प करेंगे। हाँ, कहा था। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई हेल्प नहीं की, बल्कि मैं 10 बार फोन कर चुका हूँ, मेरा ब्रदर 10 बार फोन कर चुका है। डीसी साहब बार फोन काट रहे हैं। अच्छा। और मैंने मैसेज भी किया उनको, डीसी साहब मेरी बात सुन लो, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। वो उन्होंने फोन काट दिया, बार मेरा फोन काट रहे हैं। फिर मैं डीसी ऑफिस गया, डीसी के पीए से मिला। हाँ। उन्होंने भी मेरे को सही जवाब नहीं दिया। बोलते हैं भाई बड़े आदमी है, क्या पता कब मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ गर्मी में। मुझे सुबह 10 बजे डीसी ऑफिस पहुंच गया था मैं। हाँ। और वहाँ से 3-3:30 बजे घर वापस आया हूँ। हाँ। तो वहाँ के पीए ने मुझे बोला वो पता नहीं भाई कब आएंगे, 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, दोबारा आ जाना। मैंने कहा मेरे पापा घर में अकेले हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? कहना भाई मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पीए ने ये जवाब दिया। वो रटा जवाब है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको फ्री इलाज के लिए बोला गया था जब सीएम साहब आपके घर आए थे। क्या किसी सीएमओ ने या सरकारी अस्पताल से आपको ये कोई सहायता मिली है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। मैं प्राइवेट में करा रहा हूँ। प्राइवेट जब उनको सहायता नहीं मिली तो उनको कैसे कराएंगे? देखिए, सहायता बाद की बात है, पहले इनको मना जाना कर चाहिए दिया उन्होंने, सरकारी मना कर हॉस्पिटल दिया। में। मैं गया था सरकारी में भी, वो कहने लगे पहले सीएम से करवाओ जब इलाज करेंगे। हाँ, सीएम ने ये कह दिया। आप जवाब तो दीजिए ना। नहीं, इन्होंने पहले मैं कल उस दिन हमारे बात की है, हाँ। इन्होंने कहा कि वहाँ पे डीसी व्यवस्था यादव ठीक जी, है। आपके ओएसडी उस दिन इसी शो पर ये कहते हैं कहीं जाने की जरूरत कहीं नहीं। जाने की जरूरत नहीं है, मैं इलाज वाली बात तो प्रायोरिटी पे कर दूंगा, लेकिन वो प्रायोरिटी पे नहीं। जवाहर जी ने मुझे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका कोई जवाब है? नहीं, देखिए बिल्कुल इसका कोई जवाब है? डीसी के पीए किस तरह से बात करते हैं? डीसी को फोन हम लगातार कर रहे हैं, डीसी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या रैली एक इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि अपने ही प्रदेश के किसी नागरिक की जिंदगी हमारे लिए इतनी छोटी हो गई है? सिर्फ 2 महीने हो संवेदनहीनता गए। की पराकाष्ठा है ये। हद हो गई। कौन से 1 साल के जश्न हम मना रहे हैं जहाँ एक जिंदगी को हम नहीं बचा सकते? किस तरह के जश्न की हम बातें कर रहे हैं? डेफिनेटली गंभीर है मामला, उदासीन और संवेदनहीन लापरवाही की जा रही है, जो लापरवाही की जा रही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होगी कब? मुझे ये तो जवाब दे दो, होगी कब? सियासी पार्टियां यहाँ बैठी हैं राजनीति करने के लिए। उस दिन दलबीर धनखड़ जी आप कह रहे थे हम साथ में हैं, हम जाएंगे। क्या सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए ऐसे मुद्दों पर आप जाएंगे या यकीनन ऐसे इंसान की मदद करने के लिए आप जाएंगे?
नवजोत जी, तेज प्रकाश जी हमारे साथ लाइन पे, आप पूछ सकते हो। शुक्रवार का मुद्दा था, शनिवार को 8 बजे मैं आपके स्टूडियो में, आपको अच्छी तरह पता है, 1 घंटा में बैठ के गया हूँ। तेज प्रकाश जी ने रुक जा यार, तेज प्रकाश जी नहीं, ये कहीं आज डीसी साहब नहीं मिलेंगे, आज मेरे साथ मत चलो, आप सोमवार ना आ जाना। मैंने सोमवार की इनको माफी मांगी, मैं सोमवार का दिन छोड़ के मेरे को जब चाहे बुला लो। अब मैं कल चाहो बात क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? शनिवार को मैं आपके स्टूडियो में बैठ के गया हूँ 1 घंटा, 1 घंटा मैं आपके स्टूडियो में बैठ के गया हूँ। 8 से 9 बजे यहाँ था, मैंने सोमवार के लिए इन्होंने बुलाया था, 1 दिन के लिए। नवजोत जी क्या बात कर रहे हो? 1 दिन के लिए मैंने माफी मांगी थी सोमवार के लिए, मैं नहीं आ सकता। देखिए, मैं अवेलेबल हूँ। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। यहाँ बैठ करके ओएसडी साहब ने भी, मतलब यादव साहब ने भी कहा था कि अब इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसके ये 2 काम हो जाएंगे। मैं इस बात बिल्कुल हम मानते हैं मामला गंभीर है और जहाँ चूक हुई है उसके मेरे सामने कार्रवाई होगी जी। कार्रवाई होगी कब? अब ठीक है, यादव जी, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा किसी से भी, 3 रातें निकल गई, उसके बीच में अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए, जिस वजह से इंसान पहले ही इस कगार पर पहुंचा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन? हम ये तो गिना देते हैं कि आत्महत्या करना बहुत कानूनी पाठ पढ़ा देते हैं। आत्महत्या के लिए मजबूर करना उससे भी बड़ा जुर्म है, उसकी जवाबदेही किसकी? एक चीज तो मानेंगे, जब तक डीसी साहब से बात नहीं हो जाती है ना, उससे तो होगी नहीं, कमाल बड़ा हो गया वो। हो सकता है उन्होंने कार्रवाई कर रखी हो, ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता। रिमोट पॉसिबिलिटी। अब कह रहे हैं वो तो पीड़ित को तो कुछ मिल नहीं रहा। पीड़ित अब कह रहा है इस घड़ी में कार्रवाई करती हो। नवजोत जी, डीसी साहब को मेरे ख्याल में जवाहर यादव जी ने बोल दिया होगा, सीएम साहब ने बोल दिया होगा, मत ये तकलीफ दे है, कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसी कार्यक्रम से बात हो गई है। अगर बात होने के बाद डीसी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्यों? हमने एक मांग रखी थी जवाहर यादव से भी, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा डीसी साहब इनके पास जाए, ये डीसी साहब के पास क्यों जाएं? डीसी साहब इनके पास क्यों ना जाएं? नहीं, उस दिन एक बात और कही थी उन्होंने कि मैंने राकेश गुप्ता जी की, जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सीएम के, उनसे कह के डीसी के साथ उनकी बात करवा दी, वो कर दिया, अब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बार बार कहा था। ये कहा था। मैं देखिए यही कह रहा हूँ, हो सकता है पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी समझो, चाहे डीसी साहब ने एक्शन ले लिया हो और इनका आपस में कम्युनिकेशन डीसी की उदासीनता की तो बात कर रहे हैं। नहीं, जब तक डीसी साहब से बात नहीं हो जाती, जवाहर यादव ने नंबर भी ले लिया था उनका, बात नहीं हो जाती, जवाहर यादव ने टेलीफोन नंबर भी उनका लिया था, बैठे अच्छा है, लेकिन ये ख्याल ही है सिर्फ, ये ख्याल हकीकत का बदलेगा। डीसी यादव जी समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा लैप्स है। ये सीएम सिटी करनाल, 1 मिनट रुक जाइए, सीएम सिटी करनाल, क्योंकि करनाल सीएम सिटी, वहीं का एक बाशिंदा, वहीं का एक रहने वाला गुहार लगा रहा है, वहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं रैली करने के लिए, वहीं पे आप अच्छे दिनों का बखान कर रहे हैं। एक इंसान की रूह वहां कांप रही है, कम से कम उसे तो पहले शांत कर दीजिए। और नहीं, जिस पानीपत सिटी में बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू किया गया था, उसी में इनकी वाइफ मर गई, वो भी बेटी होगी किसी की, देखिए बहुत ही, वो भी तो किसी की बेटी होगी। नवजोत जी बहुत शर्मनाक है, सरकार टोटली फेल्योर है, असफलता की एक सभी परिकाष्ठाएं इन्होंने पूरी कर दी हैं, और इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। जब ओएसडी टू सीएम यस ये कहता ऑन रिकॉर्ड एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर दी है, हाँ कर दी है, राकेश गुप्ता का नाम लिया उसने। उसके बावजूद भी अगर किसी पीड़ित को उसकी जख्म पर मरहम लगाने का काम सरकार नहीं कर सकती, तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसी सरकार आईएएस के रहमो करम पे होगी क्या सरकार? एक आदमी को मजबूर कर रही है आत्महत्या। नहीं, प्रशासन तंत्र इतना भारी पड़ने लगा, बहुत बड़ा संगीन। नहीं, प्रशासन तंत्र इतना भारी पड़ने लगा कि वो सीएम के ऑर्डर की अवहेलना करता है, वो ओएसडी के ऑर्डर की अवहेलना करता है। प्रशासन तंत्र है ये। क्या एक डिप्टी कमिश्नर के पास इतनी फुर्सत नहीं है? और अगर उनके पीए महाशय इस तरह का एक आम इंसान को जवाब देते हैं तो ये कितना जायज है, ये भी अपने आप में सवाल है। और उस व्यक्ति को, नहीं, उस व्यक्ति को जिसका जीवन मरण का प्रश्न है, उस व्यक्ति को जवाब दिया जा रहा है। देखो, चीफ मिनिस्टर साहब पूरे प्रदेश के एक तरह से माँ बाप की तरह मुखिया हैं, मुखिया शब्द हम कह सकते हैं, मुखिया और जिले के मुखिया डीसी होते हैं, सबको पता है। डीसी साहब से बात हो चुकी, सीएम साहब से बात हो चुकी, ओएसडी टू जवाहर यादव जी से बात होगी, तो मन ने तो उस दिन भी यही मुद्दा उठाया था कि भाई जवाहर यादव जी आप एक काम क्यों नहीं करते, डीसी साहब इनके पास क्यों नहीं जाते, ये डीसी साहब को क्यों ढूंढ रहे, इतने दिन से ढूंढ रहे, आप एक नहीं, वो मिलता ही नहीं डीसी तो, इस बात की हाँ भरने के बाद भी नहीं आते, डीसी तो बात ही नहीं करता। और अभी भी हम तो भाई बैठे हैं, हमारे डीसी यादव जी यहाँ बैठे, उन्होंने भी उस दिन कोशिश की थी, फोन की, नहीं वो काट गया, डीसी काट गया, इन्होंने कोशिश। आज भी हम तो प्रार्थना करेंगे भाई
डीसी यादव जी, आप आज फिर फोन करते नहीं, हो। हम ये एक कहते बार हैं फिर से नहीं, मैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अपने वायदों को थोड़ा याद कर लें और एक जिंदगी को बचाने की कोशिश करें। ये वो वायदा है जो आपने किया था और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहत इस शख्स को, तेज प्रकाश को मिले। हमारी यही रिक्वेस्ट भी है और हमारी यही गुहार भी है, लेकिन इस खबर पर नजर हमारी जरूर बनी रहेगी और तेज प्रकाश की आवाज बनकर हम उनके साथ हैं इस मुहिम में और पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी इस मुश्किल का हल जल्द से जल्द निकले। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।